हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं, जैसा कि आपने कमेंट किया था कि सोशियोलॉजी के जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए, उन सभी प्रश्नों पर एक ही वीडियो बना दीजिए। यानी पूरे मॉडल पेपर का आपको फुल सोल्यूशन चाहिए था। तो गाइस इस वीडियो में हम सोशियोलॉजी में जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और गाइस आपने इकोनॉमिक्स का बोला था तो उसका वीडियो बना दिया है, अपलोड भी हो गया है। गाइस अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहां से आप देख लीजिए। अर्थशास्त्र की पूरी तैयारी आप वहां से कर सकते हो, क्योंकि गाइस जो आपका मॉडल पेपर है उसका फुल सोल्यूशन वहां पर दिया गया है। क्वेश्चन गाइस इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है, उन्हीं प्रश्नों को वहां पर रखा गया है। तो अगर इकोनॉमिक्स की आपको चाहिए हो तो वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। और गाइस यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं सोशियोलॉजी का जो आपका पेपर है उसका फुल सोल्यूशन। इस पेपर में गाइस वही क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। साथ में आपको आंसर भी मिलेगा। तो ये वीडियो आप एंड तक देखें, वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है अगर इस बार के बोर्ड एग्जाम में आप 90+ स्कोर करना चाहते हो। और इसी तरह से गाइस अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और इसी तरह से आपको भी किसी और सब्जेक्ट का मॉडल पेपर का फुल सोल्यूशन चाहिए हो तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट डे ही आपकी जो भी प्रॉब्लम होगा उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे समाजशास्त्र का जो आपका पेपर है उसका फुल सोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन से इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सभी पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस बिना टाइम इसके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स और आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, ओके। तो चलिए गाइस बिना टाइम इसके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं, आज हम यहाँ पर देखेंगे इकोनॉमिक्स में जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइस पहला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया है उसको देख लीजिए। तो पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको भी यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है। तो गाइस पहला प्रश्न है कि राष्ट्र से आप क्या समझते हैं। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर पहले देख लीजिए। आप लिखोगे कि राष्ट्र से आशय जनसंख्या के उस समूह से है जो अपने आप को एक समुदाय के रूप में प्रस्तुत करता है, ठीक है। क्या लिखोगे कि राष्ट्र से आशय जनसंख्या के उस समूह से है जो अपने आप को एक समुदाय के रूप में प्रस्तुत करता है तथा अनेक साझा। अब यहाँ पर देखिए आपको किस तरह से लिखना है, इसका आंसर आप लिखोगे तथा अनेक साझा विशिष्टताएं हैं, जैसे सामान्य भाषा, एक निश्चित भौगोलिक स्थिति, इतिहास, धर्म, प्रजाति तथा राजनीतिक आकांक्षाएं, ठीक है। तो राष्ट्र से क्या तात्पर्य है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपका सोशियोलॉजी के पेपर के लिए, इसको तैयार करेंगे। एंड गाइस इसके बाद यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या दिया गया है उसको भी देख लीजिए। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्रजाति से क्या आशय है, ठीक है। प्रजाति क्या है, प्रजाति से क्या आशय है, आप हेडिंग डालोगे प्रजाति। एंड गाइस इसके बाद यहाँ पर आंसर में लिखोगे कि प्रजाति से आशय उस जैविक अवधारणा से है जिसका प्रयोग सामान्य रूप से उस वर्ग के लिए किया जाता है जिसके सदस्यों में सामान्य गुण अथवा निहित गुणों के कारण समान शारीरिक लक्षण पाए जाते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पर नीचे आपको ये लिखना है कि इस प्रकार प्रजाति पैतृकता द्वारा प्राप्त लक्षणों पर आधारित एक वर्गीकरण है। तो क्वेश्चन यहाँ पर था कि प्रजाति क्या है, प्रजाति से क्या आशय है, इसका आंसर यहाँ पर आपने देख लिया। एंड गाइस इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है उसको देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि समाज के अल्पसंख्यक वर्ग से क्या आशय है। तो अल्पसंख्यक वर्ग हम किसे कहेंगे, तो यहाँ पर पहले आपको हेडिंग डालनी है अल्पसंख्यक वर्ग। हेडिंग डालने के बाद आप लिखोगे कि अल्पसंख्यक वर्ग का निर्धारण समाज की कुल जनसंख्या में। इतना लिखने के बाद यहाँ पर देखिए आपको इस तरह से इस प्रश्न का आंसर लिखना है। देखिए आप लिखोगे कि अल्पसंख्यक वर्ग का निर्धारण समाज की कुल जनसंख्या में वर्ग या समूह की स्थिति के आधार पर होता है
जिन समूहों का कुल जनसंख्या में न्यून प्रतिनिधित्व है उन समूहों को अल्पसंख्यक वर्ग कहा जाता है। व्यावसायिक रूप से समाज में जिस वर्ग या जाति के सदस्यों की संख्या बहुत कम है वे अल्पसंख्यक हैं। तो आई होप यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि अल्पसंख्यक वर्ग क्या है, समाज के अल्पसंख्यक वर्ग से क्या आशय है। अगर ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आज किया जाता है तो आंसर वहाँ पर आप किस तरह से लिख कर आओगे। एंड गाइस, राष्ट्र से आप क्या समझते हैं, इसी तरह से प्रजाति क्या है, इन क्वेश्चंस के आंसर को यहाँ पर आपने देख लिया। इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा आप तैयार करोगे। अगला क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक विविधता से क्या आशय है। तो चलिए गाइस, इस प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर एक लाइन लिखोगे, सांस्कृतिक विविधता से आशय। इस तरह से लिखने के बाद इसका आगे आपको आंसर किस तरह से लिखना है, तो चलिए उस पर डिस्कस कर लेते हैं। और गाइस, अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हो तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। जैसा भी आप कमेंट करते हो कि इस सब्जेक्ट के हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो उसके लिए आपके लिए वीडियो बनता है। तो प्लीज़ गाइस, आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और एक भी वीडियो आपसे छूटे ना, क्योंकि जो आपका सपना है इस पर 90+ स्कोर करना वो आप अच्छे से कर पाओ। इसी तरह से ऑल सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लाकर, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर आप देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया था कि सांस्कृतिक विविधता से क्या आशय है। तो चलिए इस प्रश्न के आंसर को भी देख लेती है, ठीक है। सांस्कृतिक विविधता से क्या आशय है, आपको पहले हेडिंग डाली है सांस्कृतिक विविधता, उसके बाद लिखना है कि सांस्कृतिक विविधता से आशय, फिर इसके आगे आप लिखोगे। अब गाइस यहाँ पर देखिए इसके आगे आपको इस तरह से लिखना है कि उस स्थिति से है, आशय उस स्थिति से है कि जब किसी देश या क्षेत्र में एक ही समाज पर अनेक सांस्कृतिक विशेषताएं पाई जाती है तो सांस्कृतिक विविधता वाले समाज या देश में रहन सहन, खान पान, धार्मिक, भाषागत एवं भौगोलिक विचारधाराओं तथा कलाओं की पर्याप्त विविधता पाई जाती है, ठीक है। इस तरह से आप लिखोगे। इसके बाद गाइस आपका क्वेश्चन 5 यहाँ पर दिया गया कि धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, अदृश्य हाथ क्या है, ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए धर्मनिरपेक्षता क्या है, आप इस प्रश्न का आंसर लिखोगे कि धर्मनिरपेक्षता से आशय, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन का आंसर आप लिखोगे कि धर्मनिरपेक्षता से आशय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में धर्म पर आधारित निर्णयों को प्राथमिकता देना है। धर्मनिरपेक्षता की स्थिति में धार्मिक पूर्वाग्रह को कोई महत्व नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्षता क्या है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार इसको दोबारा से देख लीजिए। आप लिखोगे कि धर्मनिरपेक्षता से आशय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में धर्म पर आधारित निर्णयों के आधार पर तर्क पर आधारित निर्णयों को प्राथमिकता देना है। धर्मनिरपेक्षता की स्थिति में धार्मिक पूर्वाग्रह को कोई महत्व नहीं दिया जाता, ठीक है। इसके बाद गाइस अगला क्वेश्चन कौन सा तैयार करोगे उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटी शोध परियोजनाओं हेतु कुछ समाज शास्त्रीय मुद्दों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए आप इस तरह से लिखोगे इसका आंसर कि छोटी शोध परियोजनाओं हेतु कुछ शोध परियोजनाएं के विषय में निम्नलिखित हो सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखिए, फर्स्ट पॉइंट डालने के बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि सामाजिक जीवन में संचार माध्यमों की भूमिका, एंड यहाँ पर सेकंड पॉइंट आप लिखोगे सार्वजनिक परिवहन आवश्यकता एवं समस्याएं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर लिखना है कि घरेलू कार्यों के लिए उपजाए जाने वाले उपकरण। 4 पॉइंट आपको यहाँ पर लिखना है कुछ आयु वर्गों के लिए समय समय पर बदलती आकांक्षाएं। एंड 5 पॉइंट यहाँ पर आप लिखोगे सार्वजनिक स्थानों का उपयोग। एंड नेक्स्ट लिखोगे किसी एक घरेलू उपयोगी वस्तु का जीवन। तो क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या दिया गया था, क्वेश्चन था कि छोटी शोध परियोजनाओं हेतु
कुछ समाजशास्त्रीय मुद्दों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर देखिए गाइस, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 5 हमने देखा कि धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, राष्ट्रवाद क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है उसको भी देख लीजिए। तो आप देख सकते हो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये तैयार कर लेना है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के दो मुख्य दोष बताइए। तो आप पहले तो हेडिंग डालोगे रैयतवाड़ी व्यवस्था के दो मुख्य दोष। हेडिंग डालने के बाद आप लिखोगे कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में लगान तय करने तथा लगान एकत्र करने का कार्य कुछ सरकारी अधिकारियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऐसे में ये, अब इतना लिखने के बाद फिर यहाँ पर देखिए गाइस, आपको इस तरह से लिखना है। आप लिखोगे ऐसे में ये सरकारी अधिकारी अनेक बार कृषकों का थोड़ा बहुत शोषण किया करते थे। इसके बाद यहाँ पर आपको सेकंड पॉइंट क्या लिखना है उसको भी देख लीजिए। सेकंड पॉइंट आप लिखोगे कि इस व्यवस्था में लगान एकत्र करने के लिए सरकार को अनेक अधिकारी तथा कर्मचारी नियुक्त करने पड़ते थे। ऐसे में सरकार को काफ़ी अधिक धन खर्च करना पड़ता था। ठीक है, एंड गाइस इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है। तो और आपको गाइस ध्यान रखना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका क्वेश्चन, कि विनिवेश से क्या आशय है। तो विनिवेश क्या है, आप लिखोगे कि प्रायः सभी देशों में मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ संसाधन होते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कुछ संसाधन होते हैं यदि सरकार इन सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ संसाधन होते हैं। इसके बाद गई यहाँ पर ये लाइन आपकी रह गई थी। तो आप लिखोगे कुछ संसाधन होते हैं जो मुख्य रूप से सरकार के नियंत्रण में होते हैं। यदि सरकार इन सार्वजनिक क्षेत्रों के संस्थानों में अपना हिस्सा किसी व्यक्ति या निजी क्षेत्र की कंपनी को बेच देती है तो इसे ही हम विनिवेश कहते हैं। अब ये जो आपका आंसर है इसको एक बार दोबारा से आपको पढ़ना है, अच्छे से आपको याद हो जाएगा कि विनिवेश क्या है। क्लियर। इसके बाद यहाँ पर गाइस क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या दिया गया है उसको देख लेते हैं। और गाइस अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए इसी तरह से। और आपको कमेंट में ये भी बता देना है कि अगर इसी तरह से किसी और सब्जेक्ट के आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या मॉडल पेपर का फुल सोल्यूशन चाहिए हो तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाए। पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बाद इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन पर भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर क्या दिया गया है, चलिए उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर दिया गया है, स्पष्ट कीजिए कि सामाजिक आंदोलन का कोई विशेष उद्देश्य होता है। तो पहले आप हेडिंग डालोगे सामाजिक आंदोलन का विशेष उद्देश्य। एंड गाइस हेडिंग डालने के बाद यहाँ पर देखिए आप इस तरह से लिखोगे कि प्रत्येक सामाजिक, देखिए गाइस आप लिखोगे कि प्रत्येक सामाजिक आंदोलन का कोई ना कोई निश्चित उद्देश्य होता है जिसकी पूर्ति करने के लिए कोई कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है। एंड इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि कोई कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है, इस उद्देश्य को स्पष्ट रूप से जनता के सामने रखा जाता है, इसके अभाव में आंदोलन को जन समर्थन नहीं मिलता तथा अधिकांश जनता इसके प्रति उदासीन हो जाती है। ठीक है, एक मिनट यहाँ पर देख लीजिए। इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर है जो लिख कर आओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका क्या था, स्पष्ट कीजिए कि सामाजिक आंदोलन का कोई विशेष उद्देश्य होता है, इस तरह से आप लिखोगे। अब कुछ और भी आपके क्वेश्चन हैं उनको भी देख लेते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन से इम्पोर्टेंट है उन पर भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 9 क्वेश्चन यहाँ पर आप देख चुके हो जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कौन सा तैयार करना है उसको देख लेते हैं। अब गाइस यहाँ पर देखिए समाजशास्त्र के पेपर के लिए आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, हरित क्रांति के कारण क्या है, इस तरह से क्वेश्चन आज किया जाता है।
तो चलिए इस प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। और ये क्वेश्चन गाइस आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे हरित क्रांति। हेडिंग डालने के बाद यहाँ पर आप इस तरह से लिखोगे कि भारत में कृषि के अंतर्गत तकनीकी परिवर्तन होने के कारण कृषि क्षेत्र में क्रांति आ गई है। किसानों ने नवीन तकनीक का प्रयोग करके खाद्यान्नों के उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि की है। ठीक है, पहले आप इस तरह से लिखोगे कि आश्चर्यजनक वृद्धि की है। इतना लिखने के बाद आप लिखोगे कि इस प्रकार तकनीकी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कृषि विकास में हुई क्रांति को हरित क्रांति की संज्ञा दी जाती है। हरित क्रांति का अभिप्राय कृषि में वैज्ञानिक तकनीकी, उन्नत एवं प्रामाणिक बीज तथा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके बहुफसली प्रणाली को अपनाकर तथा सिंचाई के साधनों का विकास करके कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि करना है। इसका लक्ष्य कृषि व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन लाकर उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 आपने देख लिया है कि हरित क्रांति क्या है। इसके बाद गाइस जो आपके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको भी यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए आपके इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना। और कई बार ये क्वेश्चन गाइस पूछा भी गया है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो सही ढंग से आप इस प्रश्न के आंसर को तैयार कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपके जो बहुविकल्पीय प्रश्न कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, तो चलिए गाइस फटाफट से उन सभी प्रश्नों पर यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं वो आपको कौन कौन से तैयार करने हैं, कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अब गाइस यहाँ पर देखिए जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि दहेज निरोधक अधिनियम पारित हुआ। तो दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ वो यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो जो राइट ऑप्शन है वही यहाँ पर लिख कर रख दिया है। तो दहेज निरोधक अधिनियम पारित हुआ था 1961 में। इसके बाद यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है उसको यहाँ पर आप देख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में, यहाँ पर देखिए, भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत निम्नलिखित में से है। तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो जो राइट ऑप्शन है वो यहाँ पर हो जाएगा 31.80% या फिर 31.80%। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस तरह से जो इम्पोर्टेंट है वही यहाँ पर बताए जा रहे हैं। तो गाइस जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सच में आपको वीडियो पसंद आया है तो गाइस प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू सो मच।